अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो भी चाहने वाले हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, ये दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं, खैरियत से हैं और खुश हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मुझे यानी सैयद उमैर अली, मेरी फ़ैमिली को, हम सबको सेहतमंद रखे, हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए और हमारी जो भी मुश्किलात परेशानियां हैं उनको ख़त्म फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके अब हम चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। गाइस, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, हॉस्टल्स, कॉलेजेस के बारे में मैं आपके साथ कहानियाँ शेयर किया करता हूँ। आज की ये कहानी एक सरकारी यूनिवर्सिटी की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है जब शहरियार आलम साहब कराची यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में मुकीम हुआ करते थे। ये बताते हैं कि मेरा ताल्लुक़ क्योंकि एक दूसरे शहर से था, तो मैं हायर स्टडीज़ के लिए या मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए ना सिर्फ मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था बल्कि वहीं मौजूद जो हॉस्टल्स हैं उधर ही एक कमरा हासिल कर लिया था। अब जो लोग कराची यूनिवर्सिटी के बारे में जाना करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप कराची यूनिवर्सिटी में मस्कन वाले रास्ते से दाखिल होते हैं तो शुरू में यानी कुछ देर चलने के बाद कुछ हिस्सा हॉस्टल पे मुश्तमिल है और ज़्यादातर वहाँ पे फ़ॉरेन से आने वाले स्टूडेंट्स रुका करते हैं। खैर, उस जगह से कुछ फासले पे मेरा रूम या हॉस्टल मौजूद था। ये जो हॉस्टल था ये सेकंड फ्लोर पे मौजूद था और यहाँ से बआसानी जो बाहर का हिस्सा है यानी जो रास्ता है उस पे निगाह जाया करती थी। अगर आप गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में तो फिर भी रात के 8-9 बजे इवन कि 10 बजे तक इक्का दुक्का स्टूडेंट्स आपको यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में दिखाई दिया करते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ होती हैं या जैसे जैसे मामला सर्दी की तरफ जाता है तो देखते ही देखते ना सिर्फ यूनिवर्सिटी का यह हिस्सा मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूब जाता है बल्कि स्टूडेंट की भी कोशिश हुआ करती है कि जिनके घर करीब मौजूद है या जो अपने घरों में रहा करते हैं, क्लासेस लेने के बाद जल्द अज जल्द अपने घरों के लिए रवाना हो जाएं। खैर, मुझे अच्छी तरह याद है कि वैसे ही एक सर्द तरीन रात थी। रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। मैंने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद सामने जहाँ पे मेरी टेबल मौजूद थी मैं वहाँ पे पढ़ने की गर्ज से आके बैठ गया। अब जहाँ पे ये टेबल लगी हुई थी इसके साथ ही एक खिड़की मौजूद थी और इस खिड़की के ज़रिए सामने यानी जो रास्ता है वो दिखाई दिया करता था। ये एक मुकम्मल तौर पे सुनसान और वीरान रास्ता था। ये जो रास्ता था इसके दोनों अतराफ में दरख्त मौजूद थे और सच्ची बात यह है कि इस तरफ देखने से मैं रात में अक्सर कतराया करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी नज़र किसी भी ऐसी चीज़ पे, ऐसी मखलूक पे पड़े कि मेरा इस हॉस्टल में, इस कमरे में अकेले रहना मुहाल हो जाए। लेकिन कभी कभी आप जिस चीज़ से या जिन वाक़यात से, जिन मामलात से भागना चाहते हैं वो आपका ताक़ुब ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि वो आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। खैर, वैसे ही बैठे बैठे किताब के ऊपर से नज़र हटी, एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से आके गुजरा। जैसे ही ये हवा खिड़की के रास्ते मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई तो अल्टीमेटली मेरी निगाह खिड़की और फिर बाहर उस कॉरिडोर की तरफ पड़ी या उस रास्ते की तरफ पड़ी जो कि मेरे सामने अंधेरे में डूबा हुआ था। एक लम्हे के लिए यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस अंधेरे वाले रास्ते में कोई सफ़ेद कलर के लिबास में चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। हैरान कुन तौर पे उसके हाथ में कोई किताब या इस तरह की चीज़ें मौजूद थीं और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की इन किताबों को अपने सीने से लगाए थामे हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। वैसे ही सफ़ेद कलर का लिबास था, बहुत ही गोरा सा उसका चेहरा था।
लेकिन हैरान कुन तौर पे उसके चेहरे के ऊपर जो आंखें मौजूद थीं, इनमें कुछ अजीब सी लाल सी रोशनी सी मुझे दिखाई दे रही थी। इस चेहरे के साथ जो उसके बाल मौजूद थे वो इस कदर लंबे, इस कदर बड़े बाल थे कि बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे उसके घुटनों तक मौजूद हों। इस लड़की की जो चाल ढाल थी ये कुछ अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़खड़ा के या फिर कुछ अजीब तरीके से जानवरों की तरह ये चलती हुई आगे बढ़ रही है। खैर, मैंने दोबारा ऊपर से नीचे तक जब इसके ऊपर गौर किया तो अब बाकायदा ऐसा लगा जैसे उस लड़की का ध्यान मुकम्मल तौर पे मेरी तरफ मौजूद है और उसके पाँव मुझे कुछ अजीब से मुड़े हुए या टेढ़े से दिखाई दे रहे थे। यकीनन उस लड़की की आंखें अब मेरे ऊपर मौजूद थीं और मैं भी मुसलसल उस लड़की को देखता जा रहा था। खैर, मैंने उसके ऊपर जब तीसरी बार गौर किया तो हल्की सी रोशनी जो कि उसके पाँव के ऊपर पड़ रही थी, शायद ये बाहर की तरफ से जो रोशनी आ रही थी वो थी। और जब मेरी इस रोशनी में उस लड़की के पाँव की तरफ नज़र पड़ी तो दूर से देखने पे ही कुछ अजीब से लंबे से मुड़े हुए से पैर थे, जैसे कि उसकी उंगलियां आगे के बजाय पीछे की तरफ मौजूद हों। बस ये वो लम्हा था जिस लम्हे मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मज़ीद अगर मैं बाहर झांकता रहूँगा तो हो सकता है ये जो भी मखलूक है जिसके उल्टे पैर थे ये अगले ही लम्हे मेरे कमरे के अंदर मौजूद होगी। मैंने अगले ही लम्हे जल्दी से खड़े होके खिड़की को बंद किया और जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी मैंने उनकी तिलावत करना शुरू कर दी। लेकिन देखते ही देखते मेरे पूरे जिस्म पे न सिर्फ शदीद खौफ तारी हो चुका था बल्कि ऐसा लग रहा था मेरा जिस्म अब तपना शुरू हो चुका है। यकीनन इस वाक़ये के बाद मैं तकरीबन 8 या 9 दिन तक शदीद बीमार रहा। इस दौरानिए में मैं मुख्तलिफ कुरानी आयत पढ़ता, अपने ऊपर दम किया करता और जो भी मेडिसिन्स थी मैं उनको भी साथ साथ खाता जा रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि 10-12 दिन के अंदर अंदर मेरी तबीयत संभली और उसके बाद से मैंने रात में पढ़ना या बाहर जागना मुकम्मल तौर पे तर्क कर दिया था। ये रमीज़ साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि इनका जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो इंडिया से है और इंडिया में ये दिल्ली में रहा करते हैं। ये जो स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, ये जो वाक़या पेश आया था वो इनके दादा के साथ पेश आया था। इनके दादा का नाम सलीम था और इनके दादा के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका नाम फारूक हुआ करता था। हम कोशिश करेंगे कि ये जो स्टोरी है वो इनके दादा की ही ज़बानी सुने ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। ये 1973 की बात थी। मेरे दोस्त फारूक के यहाँ बेटे की विलादत हुई और जब उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई तो उसने सबसे पहला ख़त मुझे लिखा और जब मुझे उसका एक ख़त मौसूल हुआ तो मेरा दिल चाहा कि मुझे पंख लग जाएं, मैं किसी तरह उड़ता हुआ या जैसे भी अपने इस दोस्त की खुशी में शामिल हो सकूं। खैर, प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं था, लिहाजा मैंने प्लान किया और मेरा प्लान ये था कि मैं अपने दोस्त के पास विज़िट करूंगा, उसके शहर जाऊंगा, उसको मुबारकबाद दूंगा और उसको बग़ैर बताए जाऊंगा ताकि उसको सरप्राइज़ कर सकूं, उसकी खुशी में शामिल हो सकूं। मैंने खुशी खुशी जाके ट्रेन का टिकट बुक किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत एक्साइटेड था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मेरे शहर से उसके शहर का सफ़र है वो रात को तकरीबन 8 बजे तक तमाम हो जाएगा और मैं खैरियत से 9 बजे तक उसके घर पहुंच जाऊंगा। जब मैंने सफ़र का आगाज़ किया तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा था कि मौसम आड़े आएगा, लेकिन जैसे जैसे सफ़र बढ़ता चला गया या मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए वैसे वैसे बादल चारों तरफ छा चुके थे, शदीद बारिश हो रही थी और ये जो ट्रेन थी इसका टाइम पे पहुंचना बज़ाहिर मुश्किल लग रहा था। और कुछ देर बाद ऐसे ही हुआ कि ट्रेन रास्ते में रुक गई। जब ट्रेन रास्ते में रुकी तो तकरीबन 3 से 3.5 घंटे तक रुकी रही और उसके बाद फिर चली और जब दोबारा ट्रेन चली तो अल्लाह अल्लाह करके रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे वो स्टेशन पे पहुंची। ये बिहार इंडिया का स्टेशन था। जब मैं स्टेशन पे उतरा
تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کر کے جو بھی لوگ اسٹیشن پہ اترے تھے دیکھتے ہی دیکھتے سارے کے سارے غائب ہو گئے۔ ایسا لگنے لگا کہ جیسے ان کو زمین نگل چکی ہے یا آسمان کھا چکا ہے۔ خیر، سب سے پہلے میں نے کوشش کی کہ مجھے کوئی تانگا مل جائے تو بھلے رات کے اس پہر ہی صحیح میں اپنے دوست کے گھر پہنچ سکوں، اس کو سرپرائز کر سکوں، اس کی خوشی میں شامل ہو سکوں۔ کافی کوششوں کے باوجود کوئی تانگے والا نظر نہ آیا۔ آہستہ آہستہ کر کے جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے بہار کے اس اسٹیشن سے جا چکے تھے۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا۔ اس ریلوے اسٹیشن پہ میں اکیلا موجود تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور شدید سردی ہوئی تھی۔ اب کیونکہ اس دور میں اتنی لائٹس وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھیں، تو یہ جو ریلوے اسٹیشن تھا مکمل طور پہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں پہ ہلکی سی بھی روشنی ہو، میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں، جیسے تیسے کر کے صبح کا ویٹ کروں، اور جب صبح ہو جائے تو تانگا پکڑ کے سیدھا اپنے دوست کے گھر پہنچ جاؤں۔ لیکن میری بدقسمتی کہ مجھے کوئی لائٹ دکھائی نہ دی۔ میں نے اپنے آگے پیچھے غور کرنا شروع کیا اور میں تلاش کرنے لگا کہ کہیں سے مجھے اسٹیشن ماسٹر کا کمرہ نظر آ جائے، اور اگر اسٹیشن ماسٹر کا کمرہ نظر آ جائے تو میں اس کے بعد جاؤں گا، اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ براہ مہربانی مجھے رات اپنے ساتھ گزارنے دے، کیونکہ باہر بہت زیادہ ویرانہ ہے، بہت زیادہ اندھیرا ہے، اور اس تاریکی سے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ خیر، جیسے تیسے کر کے وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس کے کمرے کے قریب میں پہنچا، اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نہ اسٹیشن ماسٹر موجود ہے، نہ اس کا کوئی نام و نشان ہے، اور اس کا بھی جو کمرہ تھا مکمل طور پہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ خیر، اس کے کمرے کے باہر جو ایک بینچ موجود تھی، میں نے سوچا وہیں پہ لیٹ جاتا ہوں، وہیں پہ کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر آنکھ لگ جائے تاکہ میں فریش بھی ہو جاؤں، اور جب صبح ہو تو یہاں سے نکل جاؤں۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں مسلسل لیٹا ہوا تھا، مکمل طور پہ تاریکی تھی۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی قبرستان میں، کسی ویرانے میں، کسی صحرا میں میں رات گزار رہا ہوں۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں مسلسل لیٹا ہوا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ مجھے نیند آ سکے، اور اللہ اللہ کر کے آدھے گھنٹے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ خیر، ابھی سوئے ہوئے مجھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے ایک دم سے محسوس ہونا شروع ہوا جیسے کہ فضا میں کوئی شور ہو رہا ہے، اور اس شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ خیر، جب میں اٹھ کے بیٹھا، میں نے آگے پیچھے کا معائنہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مسلسل ایک گھنٹی کی آواز ہے جو مجھے آ رہی ہے، اور شاید اسی گھنٹی کی آواز سے میری آنکھ کھلی ہے۔ میں مسلسل فالو کر رہا تھا کہ جو گھنٹی کی آواز ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کس چیز کی ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی جانور کے گلے میں عام طور پہ جو گھنٹی باندھی آتی ہے اس کی آواز ہے، لیکن اگر یہ اس جانور کے گلے میں پہنی ہوئی گھنٹی کی آواز تھی تو وہ جانور کیوں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں مسلسل فالو کر رہا تھا، کبھی آواز سیدھے ہاتھ کی طرف سے آتی، کبھی آواز الٹے ہاتھ کی طرف سے آتی۔ جہاں سے بھی آواز آتی میں اس طرف دیکھتا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ میں کیونکہ شدید نیند میں تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس آواز کو صحیح طرح فالو نہیں کر پا رہا ہوں، یا میں اس آواز کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ اسی دورانیے میں مجھے ایک دم سے حاجت محسوس ہوئی، اور جب مجھے حاجت محسوس ہوئی تو میں نے آگے پیچھے دیکھنا شروع کیا کہ واش روم کہاں پہ موجود ہے۔ بظاہر یہاں پہ کہیں بھی واش روم نظر نہیں آ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ قریبی کسی جگہ چلے آتا ہوں، کسی پیڑ کے پاس، کسی دیوار کے پاس، وہاں جا کے فارغ ہو جاتا ہوں۔ میں نے جگہ کو تلاش کرنا شروع کیا، اور بالآخر سامنے مجھے ایک پیڑ نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ میں وہیں جاتا ہوں، وہاں جا کے فارغ ہو جاتا ہوں، اور واپس آ کے یہیں بیٹھ جاؤں گا، اسی بینچ پہ رات گزار لوں گا۔ اب یہ سوچ کے جیسے ہی میں پیڑ کے پاس جا کے بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا کہ پیڑ کے دوسری طرف کوئی کھڑا ہوا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں فراغت حاصل کرتا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک عورت کھڑی بھی ہے جو کہ بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ اس نے لال کلر کی ساڑی پہنی ہوئی ہے، اس کے بہت ہی لمبے گھنے بال ہیں، اور وہ چپکے چپکے مجھے دیکھ رہی ہے اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب اس نے مجھے دیکھا، مسکرانا شروع کیا، تو ایک دم سے میں کھڑا ہو گیا، اور میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کون حسین و جمیل عورت ہے جو اتنی رات میں اس ویران اسٹیشن پہ موجود ہے۔ خیر، میں جیسے ہی اٹھا تو وہ جو عورت تھی یا وہ جو حسینہ تھی، وہ بھاگتی ہوئی، لہکتی ہوئی، چہکتی ہوئی آگے کی طرف چلی گئی، اور جیسے ہی وہ آگے کی طرف گئی میں اس کو فالو کرتے کرتے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میں مسلسل اس کو فالو کر رہا تھا،
और मेरी कोशिश थी कि मेरी उससे बात हो सके, मेरा उससे मुकालमा हो सके, मैं उसके बारे में जान सकूं। एक अजीब सी उनसियत थी जो कुछ सेकंड्स के अंदर मेरे दिल में उसके लिए पैदा हो चुकी थी। मैं उसको मुसलसल फॉलो कर रहा था, कभी वो एक तरफ जाती, कभी वो दूसरी तरफ जाती। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिला आखिर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद मैं उसके सामने खड़े होने में कामयाब हो गया। और जब मैं उसके सामने जाके खड़ा हुआ तो वो जो लड़की थी, या वो जो हसीना थी, या वो जो नाज़नीन थी, वो मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा के मुझे देखने लगी। और जैसे जैसे वो मुझे देख रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने हवास खोता चला जा रहा हूँ, उसके सहर में मुब्तला होता चला जा रहा हूँ। और एक अजीब सी कशिश है जो मुझे उसके करीब जाने पे या उसको देखने पे मजबूर कर रही है। काफ़ी देर तक वो मुझे देख के मुस्कुराती रही और ऐसा लग रहा था कि मुसलसल मुझ पे बिजलियाँ गिर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपने हवास खोता चला जा रहा हूँ और उसके सहर में मुकम्मल तौर पे मुब्तला होता चला जा रहा हूँ। इसी दौरानिए में ये बताते हैं कि इनकी नज़र उसके पैरों पे पड़ी। जब इनकी नज़र उसके पैरों पे पड़ी तो इन्होंने देखा कि वो जो औरत है, जो कि बहुत हसीन है, बहुत जमील है, बहुत ही खूबसूरत है, उसके जो पाँव हैं वो मुकम्मल तौर पे उल्टे हैं। और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी इंसान के पाँव नहीं हैं। इनके दादा बताते हैं कि हमने बहुत सारे किस्से कहानियों में अपने बड़ों से सुन रखा था कि जिसके उल्टे पाँव होते हैं वो कोई इंसान नहीं होती, वो या तो चुड़ैल होती है या कोई डायन होती है। खैर, जैसे ही इनके जहन में ये सब आया वैसे ही वो जो लड़की थी जो अभी मुस्कुरा रही थी, देखते ही देखते उसके मुंह से खून टपकना शुरू हो गया। और जैसे ही उसके मुंह से खून निकलता हुआ इन्होंने देखा तो इनकी हालत गैर हो गई। इनको अंदाज़ा हो गया कि ये किसी चुड़ैल के या किसी डायन के चुंगल में फंस चुके हैं। ये वापस मुड़ना चाहते थे, वापस जाना चाहते थे, भागना चाहते थे, कुछ पढ़ना चाहते थे, लेकिन मुकम्मल तौर पे ऐसा लग रहा था कि इनका जो जिस्म है वो फ्रीज़ हो चुका है। ये वहाँ से ना हिल पा रहे थे, ना कुछ बोल पा रहे थे, ना कुछ कह पा रहे थे, ना कोई कुरानी आयत पढ़ पा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी इनके करीब आ रही थी। और जैसे जैसे वो इनके करीब आ रही थी ऐसा लग रहा था कि इनका दम निकल जाएगा। इनकी सांसें उखड़ने लगी थी और इनको अपनी मौत यकीनी नज़र आने लगी थी। इसी दौरानिए में ये बताते हैं कि जैसे ही वो करीब बढ़ी मैंने ज़ोर से एक चीख मारी। और जब मैंने चीख मारी तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखा। जो मेरे चारों तरफ खड़े हुए थे उनमें एक बुज़ुर्ग भी मौजूद थे जो मुसलसल मुझे लुबान की धुनी दे रहे थे और कुछ ना कुछ पढ़ के मेरे ऊपर दम कर रहे थे। खैर, जब मुझे मुकम्मल तौर पे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं उसी जगह पे जहाँ पे मैंने उस चुड़ैल को या उस डायन को देखा था वहीं पे गिर के बेहोश हो गया था। और सुबह जब स्टेशन मास्टर आया उसने मुझे वहाँ पे बेहोश देखा तो उसने बहुत सारे लोगों को जमा कर लिया। इनके दादा बताते हैं कि इनको शदीद बुखार हो चुका था। ये उसी बुखार की हालत में अपने दोस्त के घर गए। ये गए तो उसको मुबारकबाद देने थे, लेकिन वहाँ जाके ये बीमार पड़ गए और तकरीबन 1 हफ़्ते तक इनको शदीद बुखार रहा। अल्लाह अल्लाह करके इनकी तबीयत बेहतर हुई। जब इनकी तबीयत बेहतर हुई तो ये वापस अपने शहर में आ गए। और जब ये वापस आ गए तो इन्होंने तौबा कर ली थी कि इसके बाद ये कभी भी बिहार के उस रेलवे स्टेशन पे नहीं जाएंगे।